नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि स्वतंत्र भारत में या जहां तक मालूमात है दुनिया में, जहां लोकतंत्र है, जहां चुनाव होता है, जहां चुनाव घोषणा पत्र जारी होता है, वादे किए जाते हैं, उस पूरे भूमंडल पर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री चुनावी लाभ के लिए किसी घोषणा कर रहे हो, किसी मुद्दे की घोषणा, किसी वादे की घोषणा कर रहे हो और उसके तुरंत बाद उसी के विभाग के अधिकारी आए और कहें कि यह फर्जीवाड़ा है। ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसी शर्मसार करने वाली स्थिति अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न हुआ और दिल्ली के इस, मैं कहूंगा, दुर्घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा और जो देश की बदनामी बाहर हुई, भारत के बाहर हुई, उससे हम सब शर्मसार हैं। इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में पदार्पण किया है या जब से सामाजिक जीवन में आया है, तब से इतना न ज्यादा समाज को लज्जित किया है, भारत महान की बेइज्जती किया है कि अब उससे किसी तरह की कोई मुद्दा पर आश्चर्य नहीं होता है। और मुझ जैसा आदमी जो कि एक निष्पक्ष और निर्विवाद रूप का टिप्पणीकार है, उसे अरविंद केजरीवाल पर बोलना शोभा नहीं देता। या यूं कहे कि केजरीवाल को मैं बोलने के योग्य ही नहीं मानता कि केजरीवाल की इतनी हैसियत हो कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं। हैसियत शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि केजरीवाल ने अपनी हैसियत खत्म कर दी है। अब वो एक उपहास का पात्र बन गया, क्योंकि ऐसी दुर्दशा, ऐसी बेहयाई की प्रदर्शन, इतना झूठ बोलना, बेशर्मी और बेही से झूठ बोलना, इसके पहले राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला है। हम शर्मिंदा हैं कि लोकतंत्र जिंदा है ऐसे लोगों के लगातार और अथक प्रयास करने के बाद भी। वो इसलिए कि इस देश के 140-50 करोड़ देशवासी लोकतंत्र चाहता है या इक्का दुक्का लोगों के वजह से लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगा। इस बात के लिए मैं समस्त देशवासियों को सिर झुका करके खैरमकदम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन और आदर करता हूँ। एक बात और केजरीवाल ने अपने उस मामले को कवर करने के लिए किया। जब दिन भर मीडिया में अरविंद केजरीवाल की इस बेहयाई का बेहया प्रदर्शन, भोला प्रदर्शन चला, तो केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा, जो बाहरी दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, अब की बार पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोचा और उनका टिकट काट करके शेरावत को दे दिया। शेरावत जीत भी गई। वो पिछले 25 साल से जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते आ रहे हैं। चुनाव हो ना हो वो अनवरत करते हैं। साहिब सिंह वर्मा के जमाने से यह परिपाटी चल रही है। अब की बार भी उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं का मदद किया। उसको उसने यह रंग दिया कि चुनाव में वोट खरीदने की साजिश हो रही है, डाइवर्ट करने का प्रयास किया। लेकिन तीर कमान से निकल चुकी थी। केजरीवाल के समर्थक या केजरीवाल से अनुकंपित कुछ मीडिया वालों ने वो लिफाफा वफा दिखाने का प्रयास किया, मतलब एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि अगर केजरीवाल का कार्यक्रम झूठा वाला से आप बोर हो गए हो तो ये प्रवेश वर्मा के नोट बांटने के कार्यक्रम को देख करके आनंदित हुई। लेकिन यह कवरअप हो नहीं पाया, क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ, बदनाम नहीं हुआ, वोट खरीदने का इल्जाम जरूर हुआ। और वो कौन नहीं खरीद रहा है? अगर हम उस बात को सच में मान लें, 5 किलो आटा देंगे, 2 किलो आटा देंगे, 21 रुपये महिलाओं को देंगे, फ्री में बस चलाएंगे, आधा बिजली का बिल माफ कर देंगे, यह सब भी तो उसी के क्रम में है। बल्कि अगर यह मान लिया जाए कि प्रवेश वर्मा ने वाकई पैसा बांटे हैं, तो वो तो अपने निजी कोष से बांटा है। तुम्हारे जैसे हमारे करदाताओं के कर के पैसे को तो मुफ्त में बांट करके वोट खरीद नहीं रहा। क्योंकि जो तुम्हारी योजनाएं हैं, 21 रुपये महिलाओं को देने के, 1000 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा, वह तो करदाताओं के पैसे से होता। केजरीवाल के घोटाले से कमाए गए पैसे से तो होता नहीं। तो वो तो अगर मैं मान लू 1% के लिए कि हाँ भाई प्रवेश वर्मा ने नोट खरीदने के लिए, वोट खरीदने के लिए नोट बांटे, तो वो तो अपना नोट बांटा ना, वो तो करदाताओं का पैसा नहीं था।
तो यहां भी साहिब सिंह वर्मा पर तो केस वोट खरीदने का बनता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक पैसे से अपना लाभ लेने का तो बनता नहीं है। तो यह बात उतना प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जो मुद्दा मुझे बहुत ज्यादा दुखी किया, जिस मुद्दे से मैं आहत हूं, चिंतित हूं, और यह मुद्दा मेरे लिए निंदनीय ही नहीं है, चिंतनीय है, चिंता का विषय, क्योंकि निंदा बहुत छोटा बात होगा इस मुद्दे के जगह पर। मुद्दा है घोषित आतंकी को सक्रिय राजनीति में ले आकर के माननीय बनाने का प्रयास। मित्रों, हमने देखा है कि हमने फूलन देवी को संसद में पहुंचा दिया, किसी राजनीति ने टिकट दिया, उस पर निहत्थे और निसहाय लोगों का नरसंहार करने का आरोप है, चुन के आ गई। हमने सुना है कि फलाना वाला माफिया चुनाव मैदान में आ गया है, बलात्कारी चुनाव मैदान में आ गया है, बेविचारी चुनाव मैदान में आ गया है और चुन भी लिए गए हैं। लोकतंत्र में आप कह सकते कि भाई हमने टिकट दिया, वोट तो जनता ने दिया, तो जनता के पास चारों बलात्कारी तो खड़े थे, तो किसी एक को तो वोट देती, क्योंकि वोट का बहिष्कार करने का तो हमने ट्रेनिंग नहीं दिया अपने मतदाताओं को कि भाई आप बहिष्कार कर दिए। अब नोटा आया हुआ है, जिस वक्त फूलन देवी चुनाव मैदान में थी उस वक्त उसके विरुद्ध जो खड़े थे वो भी चंबल के डकैती थे, मतलब उनके विपक्ष में भी कुछ सन्यासी का चयन करने का ऑप्शन ही दिया गया था। तो या तो एक डकैत को चुने या दूसरा डकैत को चुने, चुनना तो डकैतों को ही था। यह सब हमने बर्दाश्त कर लिया, इसलिए राजनीतिक दल का साहस हुआ कि अब घोषित आतंकी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। ओखला से कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने की बात कही है जो देशद्रोह के इल्जाम में जेल की सजा काट चुकी है। MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने उस आतंकी को टिकट देने की सार्वजनिक स्वीकृति चैनलों की है, जो दिल्ली दंगे में पुलिस पर फायरिंग करता हुआ वीडियो पाया गया है, और वो कह रहे कि ये तो बड़ी छोटी बात है, बंदूक चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं। उसका जमील महमई या क्या नाम है उसका प्रदेश कह रहे कि देखिए ये तो बड़ा छोटा बात है, गोली चलाना कौन सी बड़ी बात है। मतलब उसका मानसिकता कितना गिरा हुआ है कि वो पुलिस पर गोली चलाने को छोटी घटना मान रहा है, और बदले में कई उदाहरण अनाप शनाप दे रहा है। तो मतलब दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई है, इसके पहले और प्रदेशों में हुई है। अब हम इसको सिर्फ इस बात के लिए कि भाई टिकट हम दे रहे हैं, मतदान तो मतदाता देता है, और हम किसी मतदाता के विवेक पर प्रश्न कैसे उठा दें? मैं कह रहा हूं उठाएंगे हम, क्योंकि हमने कम मतदाताओं को ट्रेंड किया कि आपको मतदान कैसे करना है। हमने कम मतदाताओं को अच्छा बुरा का निर्णय लेने का स्वतंत्रता दी। हमने तो मतदाताओं को हमेशा प्रभावित, प्रलोभन और दबाव में मतदान देने का आदत बना दिया है। मतलब ये इतना चीनी देंगे, इतना आटा देंगे, मुफ्त में टीवी देंगे, मुफ्त में रोटी देंगे, मुफ्त में बस यात्रा देंगे, ये जो अनाप शनाप वादों की झड़ियां लगा दी है, यह दिमाग पर प्रेशर बनाने का है। प्रेशर मुक्त कब कोई मतदान कर रहा है? मैं मतदान करने जा रहा हूं तो मेरे कान में आई हो जाए, मैं मुफ्त बस दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, इतना रुपया सम्मान राशि दूंगा, फलाना फलाना फलाना। तो मेरे दिमाग में तो वही ना उधर बुन चल रहा है कि यार ये वाला देगा कि नहीं देगा, देगा तो कैसे देगा, क्या देगा, करते करते मतदान कर देते हैं। स्वतंत्रता कब हमारे को मिली है? दूसरा कि हमारे पास कब यह अधिकार दिया गया है कि अगर मान लो मैं गलती से चुनाव कर दिया तो उनको वापस बुला लो, बाद में मुझे पता चला कि जो मैंने जिसको मतदान दिया वो तो बलात्कारी है। एफिडेविट का चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन एफिडेविट को अखबार में छुपाने का प्लान किया है, माइक में बोल के बताने का तो प्लान किया नहीं। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? 2-3 सुझाव मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं मुद्दे को उठा करके हट जाना नहीं पसंद करता। अपने जो विवेक है, समझ है, वो आपके सामने रखता हूं। मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले तो संविधान में संशोधन हो, और किसी भी आदमी पर जिस पर आरोप भी हो, क्योंकि यहाँ आरोप और प्रमाणिकता के बीच एक महीन लाइन है जिसका राजनीतिक दल फायदा उठाता है। कहते भाई ऐसे तो आदमी हर आदमी पर आरोप लगा देगा, कैसे लगा देगा? हम पर कहीं नहीं कोई आरोप लगा दिया कि मैंने गोली चलाया था, या 140 करोड़ लोगों को कहा गया, उन्हीं लोगों को कहा गया ना जो लोग अपराधी हैं। 1% में मान लेता हूं कि हो सकता है कि मान लीजिए कि जो आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, अगर आरोप ही कहा जाए तो कल कोई आदमी उठ के कह देगा नरेंद्र मोदी ने फलाना का किया तो आरोप लग गया। लेकिन इस तरह की विवेकतापूर्ण जांच करने का कोई स्वतंत्र संस्था बनाई जाए, निकाय बनाया जाए, कोई व्यक्ति का
अध्यक्षता में कोई ऐसी टीम की जाए कि भाई देखे कि वो इंटेंशन क्या है। दूसरा क्या है कि एक ऑप्शन हो सकता है कि मान लीजिए कि आरोप को हम आधार ना माने, राजनीतिक दल उसको टिकट दे दें, लेकिन अगर आरोप उस पर सिद्ध हो जाता है तो फिर उस राजनीतिक दल की मान्यता कैंसिल किया जाए और उस आदमी को सार्वजनिक जीवन से हटा करके जेल में डाला जाए और आजीवन उसके परिवार को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि अपराधी अपराध करके समाज में अपना नाम बना लेता है या बदनाम बना लेता है। नाम और बदनाम एक ही चीज है, लोगों को जानना चाहिए कि कौन आदमी है। और जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो अपने पत्नी को खड़ा करा देता है। पत्नी मोहरा होती है, चेहरा वो अपराधी होता है, उसको मतदान मिल जाता है और वो जीत जाती है या जीत जाता है। तो जब तक आप पूरे परिवार और रिश्तेदारों को मतदान से मुक्त करने का कानून नहीं बनाएंगे तब तो वो अपराधी करता रहेगा। भाई अपने हर जगह अपने पत्नी को, बेटे को, बेटी को, बहू को, नाना को, नानी को, मामा को, मामी को, जो रिश्ते नाते हैं वो सब पर बन जाएगा। तो कुछ कठोर निर्णय तो लेने पड़ेंगे आपको, तभी जाकर के अपराधी राजनीतिक दल को सोचेंगे कि यार अगर ये अपराध सिद्ध हो जाएगा तो हमारा मान्यता कैंसिल हो जाएगा। तो कोई आदमी फिर वो आरोप पर टिकट नहीं देगा, कहेगा नहीं यार तो अपने रहो। तो इससे होगा कि आरोपी आदमी भी नहीं आएगा और आरोप को इससे संतु पता लगता नहीं। हाँ, एक चीज हो, जांच हो कि भाई आरोप किस तरह का है, क्योंकि अपराध तो वो भी है जो आपने सड़क रोक करके किया है। तो सड़क रोकने, जनता के काम में कोई व्यवधान डाल रहा है कोई आदमी सार्वजनिक काम में, भाई किसी कलेक्टर के घेराव कर दिया, किसी सरकारी अधिकारी से हाथ टाक कर दिया किसी जनता के मुद्दे पर, तो उसको मुक्त किया जाएगा। भाई ये इस श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध और आरोप श्रेणी आएगा चोरी, बलात्कारी, व्यभिचारी, इस तरह के अगर आप आरोप भी हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, आपने रेल रोका है जो नहीं रोकना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन आपने रेल किसी सोशल कॉज के लिए रोका है तो वो आरोप या वो सजा भी माफ किया गया, क्योंकि वो जनता के लिए किया है। बलात्कार तो नहीं किया है, बलात्कार जनता के लिए नहीं होता, छिनताई जनता के लिए नहीं होता, और भी कई तरह के संगीन अपराध जनता के लिए नहीं होता। जनता के लिए होता है सड़क रोकना, रेल रोकना, कलेक्टर का घेराव करना, डॉक्टर का घेराव करना। जैसे अभी हमारे बलिया का एक लड़का एक नवजात माँ और बच्चे को टाका लगाने के लिए पैसा मांग रही थी, बोले पैसा नहीं करेंगे, 2000 रुपये जबरदस्ती ले ली। उसने उस सामाजिक कार्यकर्ता को अप्रोच किया, उसने तुरंत घेराव किया और आज जांच बैठ गई और मामला उसको पैसा वापस करना पड़ा। अगर उस पर वो FIR हो जाता तो उसको छोड़ दे, उसको उसमें कंसेशन मिल सकता था, मिलना चाहिए। लेकिन इस सबसे ऊपर सरकार कानून बनाए न बनाए, मुझे नहीं लगता कि बनाएगी, क्योंकि उसमें सरकार भी तो है। क्योंकि ये यही सरकार है वर्तमान वाली जो फूलन देवी के विरुद्ध डकैत जी को चुनाव मैदान में उतारी थी। और कौन सा राजनीतिक दल है जिसके यहाँ दूध के धुले हुए कर्म उम्मीदवार हैं? अपराध को और अपराधी को बढ़ाने में तो सारे राजनीतिक दल एक से बढ़ के एक है, कोई कम नहीं है। तो हम किसको अच्छा और किसको बुरा कहें? लेकिन आपको मैं जरूर कहूंगा कि कृपया मतदान देते वक्त आप यह जरूर जानें कि जो अपराधी को हम मतदान दे रहे हैं वो अपराधी है, आपका नहीं है। और एक बात जान लीजिए, ये जितने विक्टिम कार्ड के लोग होते हैं वो अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, आम आदमी को नहीं। जैसे वो जो बंदूक चलाने वाले को दिया गया था वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान दे तो जुम्मन मियाँ को दो ना जो वहां जूता सीते हैं, वो जगन मियाँ को दो ना जो पंचर लगाते हैं, वो गरीब मुसलमान है, उनको टिकट दो। मैं आपको वोट दूंगा कि कम से कम एक जगन मियाँ, जुम्मन मियाँ जो बैंड बाजा बजाते हैं, जूता सीते हैं, फूल बेच रहे हैं, टेलरिंग के दुकान पर काम करते हैं, किसी कारखाने में चौकीदार हैं, कारीगर हैं, या बहुत ऐसे लोग जो भीख मांग रहे हैं। अगर आपको मुसलमान को इंडोर्स कर रहे हैं कि आप मजलूमों के हिफाजत करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो आप उस गरीब आदमी का हिफाजत करें भाई जो भीख मांग रहा है, उसको टिकट दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। मुसलमान के रूप में वो अपराधी है जो सार्वजनिक गोली चलाते हुए वीडियो में पाया गया है। मुसलमान के रूप में वही है जो देशद्रोह के इल्जाम में जेल से काट के आई हुई है। मुसलमान के रूप में वही है। मुसलमान के रूप में वही है जो जमीन कब्जा किया करता था। हालांकि चलिए योगी राज में तो बेचारे का नरकबास हो गया है, मिट्टी में मिलाने का जो योगी जी ने कहा था वो कई लोगों को मिला दिया और कोई लोग खुद भी मिल गए। लेकिन एक योगी कहाँ तक मिट्टी में मिलाएंगे भाई? कुछ काम तो आपको भी करना है। एक फिल्म में डायलॉग दी कि भाई भगवान अकेले काका करेंगे, हमको भेजे हैं, हम भी तो कुछ करें। तो मैं भी वही कर रहा हूं कि भाई एक अकेला योगी आदित्यनाथ काका करेंगे, किस किस को मिट्टी में मिलाएंगे?
वोट के माध्यम से आप भी मिलाइए और कम से कम किसी भी आरोपी को भी मतदान ना दीजिए। उन राजनीतिक दलों को टिकट देने दीजिए, उनकी मर्जी है, लेकिन वोट देना है आपका अधिकार है। वोट मत दीजिए। एक बार ऐसा करिए, 2014 में देखने को मिला था कि देश भर में जो घोषित अपराधी थे, अच्छे जिनके नाम पर मतदान होता ही नहीं था, वो लोग हार गए थे और जीते नहीं। मैं पूर्वांचल का हूं, हमारे आसपास यूपी बिहार को मिला करके कई घोषित अपराधी हैं जो कह देते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो लोग पर्चा भरने नहीं जाते थे। जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी बीवी को खड़ा किया, बीवी को भी समर्थन नहीं मिला। ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हो गए। बहुत से अपराधी जीत के आ गए और माननीय बन के बैठे हैं विधानसभा में, लोकसभा में। तो यह अंत तक, अंतिम अपराधी तक रोक तभी लगेगा जब आप सक्रिय हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। और आप सजग होंगे ऐसा मुझे संदेह है, क्योंकि आप पर प्रेशर बहुत है। बस आप प्रेशर मुक्त होकर के 5 मिनट सोच लीजिए। इस पूरे 5 साल में सिर्फ 5 मिनट आपका मांग रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, जरूर प्रार्थना कि जब आप मतदान करने जाए तो 5 मिनट सोचिए कि क्या ये अपराधी किसी के होते हैं, और अगर किसी को होते तो अपराधी क्यों होते? गांधी जी, सुभाष क्यों नहीं होते? अगर अपराधी होते तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख क्यों नहीं होते? वो लोग होते ना भाई, वही तो जिनसे वो की थे। लेकिन वो ये नहीं है, वो अपराधी हैं। और उनका समूल नाश तभी होगा जब उनको आप मतदान से बहिष्कार करेंगे, उनको मतदान नहीं देंगे। और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि राजनीतिक दल के लोग उनको टिकट देते रहेंगे, क्योंकि उनको सीट निकालना है सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप मतदान न दें, यह मेरा अनुरोध है। बाकी आप समझदार हैं, आपकी समझदारी पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं करा। और उसी समझदारी को सलाम करते हुए उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दल के लोग टिकट दे सकते हैं। आप वोट ना दीजिए, परिणाम देखिए कितना सुखद और आनंददायी होगा। इन उम्मीद के साथ कि आप किसी भी अपराधी को अपने इलाके में किसी भी पार्टी से खड़ा हो, आप मतदान ना दें और परिणाम देखिए बहुत सुखद होगा। क्योंकि प्रतिनिधि आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप डांट के काम करा सकें। अपराधी को आप डांटने की हिम्मत कर सकते हैं तो फिर आप विचार करिएगा। अपराधी आपका ऑर्डर लिया, सुन इधर आ, मेरे नाली साफ नहीं हुए, सुन इधर आ, मेरे बिजली काम नहीं करे, सुन इधर आ, मेरे इलाके में राशन कार्ड की सप्लाई नहीं हो रही है, सुन इधर आ, मेरे यहाँ डिस्पेंसरी है लेकिन दवाई नहीं है, सुन इधर आ, मेरे यहाँ तो डिस्पेंसरी नहीं है। आप ऐसे सुन इधर इधर करने की हैसियत में अगर हैं और वो अपराधी इतना विनम्र है, वो उम्मीदवार, तभी वो आपका उम्मीदवार है। लेकिन जो अपराधी लोग होते हैं, क्या उनको आप उनके सामने बात भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। तो विचार करिएगा कि जनसेवक हो या जन शैतान हो, फर्क आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको प्रार्थना ही कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय भारत माता की जय। अपराध मुक्त समाज और लोकतंत्र की उम्मीद। धन्यवाद।